Very good evening. Good evening, everyone. वेलकम बैक। आज से एक नया दिन हम शुरू कर रहे हैं और नया एक टैगलाइन शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आज तक कभी किसी यूट्यूब में कहीं किसी ने किया नहीं है, बुक्स में भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप लोगों को याद होगा कि ये मैंने कहा था और प्रॉमिस किया था। जैसे कि अभी सभी के सभी थोड़ा सा अंदाजा लगा पा रहे हैं कि एनटीए का पेपर बहुत जल्द अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। सो कम ऑन गाइस, लॉग इन फास्ट और आज से इस दिन का शुरुआत करते हैं, इस मुहिम की शुरुआत करते हैं। आज से सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अपने जितने भी जूनियर्स हैं, आपके जितने जूनियर दोस्त हैं जो कि मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जुड़िएगा मेरे साथ। उनके पास मेरा ये लिंक शेयर कीजिए, उनको बताइए अमित सर हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ और बात नहीं होगा। हमारा एक ही मुहिम है, वो है जेआरएफ, सबका जेआरएफ। इससे नीचे हमें बात नहीं करनी। सो गाइस, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। आज सेशन शुरू करने से पहले ही 115 लाइक्स, 117 लाइक्स जरूर कीजिएगा, बिकॉज यही मोटिवेशन है जो मुझे आप तक लेके आती है। दूसरी बात ये कि आज मुझे टाइम क्यों लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे ये टाइम दिया। पहली बात ये है कि हिंदी का कंटेंट है दोस्तों, और हिंदी का कंटेंट जब इसमें लेके आओ, पीपीटी में लेके आओ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ना वो फॉन्ट चेंज हो जाते हैं। तो फॉन्ट जब चेंज होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज कुछ लिखा जाता है, कुछ और आता है। आप आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम था थोड़ा सा, इसकी वजह से। यस, 30 मिनट्स ओनली, आई एम लेट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये मुहिम मैंने शुरू कर दिया है आज से, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सितंबर 2020 से शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1, एपिसोड नंबर 1, डे 92। जी हाँ, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमने एक मुहिम छेड़ दी है जहां पे सितंबर 20 से हम लोग पेपर शुरू कर रहे हैं, पार्ट 1 से, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, दिसंबर 19, जून 19, जून 19, और ये मुहिम चलती रहेगी अगस्त में भी, जब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक हमने कुल मिला के 40 क्वेश्चन पेपर नहीं कर लिए। जी हाँ, 40 क्वेश्चन पेपर। आप सोच रहे हो सर 40 क्वेश्चन पेपर कैसे हो जाएंगे, 40 कैसे हो जाएंगे? चलिए जरा सा एक बार मैं आपको रिपीटेशन करके दिखाता हूं कि 40 कैसे होंगे। 2020 से लेके अगर मैं 2010 तक जाऊं, कितने साल हुए? तकरीबन 11 साल। 11 साल में 2 बार पेपर हुआ है, 22 पेपर तो यहीं पे हो गए। 2018 से पहले और 2010 से लेके 2018 तक हमारे पास पेपर 3 भी था, ये मत भूलिएगा। पेपर 3 अगर मैं इन 6-7 साल का भी, अगर कितने साल है ये, 9 साल के पेपर 3 भी अगर काउंट करूं तो हो गया 18। 22 और 18 यानी कि 40 साल का क्वेश्चन पेपर, 40 क्वेश्चन पेपर ऑन एन एवरेज 100, अगर मैं देखूं 175 के करीब अगर क्वेश्चंस अगर हैं, तो एक बार काउंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कितने काउंट आया इसमें। 175 इंटू 40, 7000 क्वेश्चन। ओ माई गुडनेस, क्या आपने कभी ये सोचा है? 7000 क्वेश्चंस, 7000 गाइज, फ्रेंड्स, इकोनोमाइंड्स, 7000 क्वेश्चंस। और ये 7000 क्वेश्चन हम कब कर रहे हैं? जब हमने ऑल इंडिया सेट के अच्छे खासे पेपर कर लिए हैं। कर्नाटका बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, तमिलनाडु बोलिए, वेस्ट बंगाल बोलिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड नहीं किया, छत्तीसगढ़, झारखंड थोड़ा ज्यादा से निकल गया मुंह से, उड़ीसा, राजस्थान, डीएसएसबी का पेपर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, और आने वाले टाइम में मैं केवीएस जरूर लेने वाला हूं। केवीएस के भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस मुहिम में और कुछ नहीं आएगा। सैटरडे संडे को मैं केवीएस और वगैरह वगैरह पेपर्स करूंगा, लेकिन बाकी वीकडेज में मैं यही करने वाला हूं। तो बुलाइए अपने दोस्तों को, शुरू करते हैं आज एक नया दिन, नई मुहिम, और सबको बुलाइएगा जरूर, बिकॉज आप लोगों का साथ ही मैं आगे जाऊंगा। और तभी हेल्प मी सो दैट आई कैन हेल्प यू। नो वन इवन थिंक ऑफ डूइंग 7000 क्वेश्चंस फॉर फ्री। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। लास्ट 100 दिन तकरीबन, मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं, तकरीबन 1 साल तो हो गया मुझे।
लेकिन जो पर्टिकुलरली जो प्यार मुझे मिला, जो रिस्पॉन्स मुझे मिला आप लोगों से लास्ट 4 महीने में, काबिल तारीफ, काबिल तारीफ। सो जो नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज पहले फुर्सत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज फिर सब्सक्राइब करने का टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज यहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं along with कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विथ हिंदी एंड इंग्लिश। इकोनॉमिक्स का हीरो अमित सर, अरे वाह 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 थैंक यू गाइस। चलिए शुरू करें, आर वी रेडी? सो पता चल जाएगा कि किसकी कितनी कितनी तैयारी है, कहां पे हम गलतियां कर रहे हैं, और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जो अच्छे क्वेश्चन मिले, जो नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ या जो पुराने जुड़े हुए हैं मेरे साथ, याद रखिएगा इस पूरी मुहिम में 7,000 क्वेश्चन में से अगर आपको तकरीबन 1,000 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि यूनिक है, तो चाहे आप मेरे साथ तैयारी कीजिए, चाहे आप अपने आप तैयारी कीजिए, चाहे आप अपने लोकल प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप अपने नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, ये 1,000 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी तैयारी है प्लस ये 1,000 टिपिकल क्वेश्चंस आपके तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। कैसा लगा? प्लीज कॉल ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज गाइज मुझे आज आप लोगों से मोटिवेशन चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है और आपको मैं बता देता हूं, ये बहुत बहुत मुश्किल है गाइज, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट यू गाइज आर फोर्सिंग मी टू डू दैट। आप लोगों की वजह से मैं आ पा रहा हूं, आप लोगों की वजह से मैं ये कर पा रहा हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई एम फैंटास्टिक सुदर्शन, थैंक्स टू यू रंजना, प्रियंका। चलिए शुरू करें, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। शुरू करें क्या आज? बिंदास सेशंस, आई कैन रीड द कमेंट्स। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू सौरभ। यस, कितने क्वेश्चन हो गए? अभी शुरुआत कर रहा हूं शिवानी जी, मैं आज थोड़ा लेट आया हूं। सर हम आपको अपना बेस्ट देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू मनीष जी। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये आप देख लीजिएगा, यहां पे मैं रुकने वाला नहीं हूं, थमने वाला नहीं हूं, आगे बढ़ते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों ए हुआ, क्यों बी हुआ, क्यों सी नहीं हुआ, यही क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे आज। चलिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों साथ में मैंने कोशिश की है, जितना हो सकता है मैंने दोनों को जोड़ने की कोशिश की है। लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर फंक्शन। सर ये क्या होता है? लीनियर का मतलब है, लीनियर वर्ड जो है वो लाइन से आया है, लाइन का मतलब है डिग्री 1। सो यहां पे आपको डिग्री 1 ढूंढनी है, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, यानी कि ये है लीनियर इक्वेशन। अगर यहां पे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 प्लस xy होता तो ये लीनियर नहीं होता, ये लीनियर नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर 1 1 आ जाता तो ये गलत हो जाता। तो यहां पे एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक बचपन में 10वीं क्लास में की थी, ऊपर स्क्वायर होता है, ये आ गया इसके साथ। एक्सपोनेंशियल, जहां पे आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म है तो ये तो सिंपल है, ये वाला ये। पावर फंक्शन, जहां पे पॉलिनोमियल, पावर फंक्शन को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है ये चीज। पॉलिनोमियल जब भी क्वाड्रेटिक यानी कि दूसरे डिग्री से ऊपर हो जाए उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आंसर आ गया आपके सामने। क्या चीज बताई? एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट होगा, पॉलिनोमियल में डिग्री 2 से ऊपर होगा, लीनियर में जो है डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1 होगा। हो गया? लाइक द एक्सप्लेनेशन, फैंटास्टिक ऑल ऑफ अस, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा एक बार बता देखते हैं। इसका आंसर है सी। मेरा कोशिश ये रहेगा, देखिए आंसर सभी को पता है, मेरी कोशिश रहेगी एक्सप्लेनेशन में, मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी एक्सप्लेनेशन में। दूसरी कोशिश रहेगी ऐसे क्वेश्चंस, क्या आप लोग जानते हैं औसतम यूजीसी एनटीए में औसतम ऑन एन एवरेज हर पेपर में तकरीबन 5 से 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, जिसमें से 2 ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस चैलेंज के बाद ठीक हो जाते हैं। और बुक्स में जो आप लोगों के पास ऑल इन वन बुक्स होती है, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, या साइट्स में जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, नॉर्मली ये मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द साइट्स में पहली आंसर की ही आती है, रिवाइज आंसर की नहीं करते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि सिर्फ आंसर को पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और वहां पे वो गलती कर जाते हैं। तो ऐसी गलतियां मत करना, टाइम वेस्ट होता है बहुत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। गिवन द टोटल रेवेन्यू, कुल राजस्व जो दे रखा है इतना, राइट, तो टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर। टोटल कॉस्ट फंक्शन आपके पास ये दे रखा है 1500 प्लस 80 क्यू, और क्यू जो है वो 100 है, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा, सही होगा?
तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हमें ढूंढना है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं इसको, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, साथ ही साथ मैं भी खुद क्वेश्चन को करूंगा। आपके पास पोल आ चुका है, पोल आप जरूर आंसर दीजिएगा इसका। चलिए, हो गया, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। काजल वधवा, आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर होगा पॉलिनोमियल। चलिए, इसका आंसर मैं निकालता हूं जरा आपके लिए। ये देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, यहां पे एम आर एम सी निकालना है। सो टी आर इज इक्वल टू 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर। सो एम आर का मतलब क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। सो इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये आ जाएगा 1400, ये आ जाएगा 6 इंटू 2 क्यू, 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1400 माइनस 12 क्यू। अब यहां पे ध्यान से देखना कि क्यू कितना दे रखा है, 100। सो ये आ जाएगा 1400 माइनस 12 इंटू 100, ये आ जाएगा 200। सो हमारा एम आर आ गया 200। अब हमें क्या चाहिए, एमसी। सो एमसी टीसी का डेरिवेटिव होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। टीसी कितना दे रखा है, 1500 प्लस 80 क्यू। तो यहां पे अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 80। तो एमसी आ गया 80, एमसी आ गया 80, एमआर आ गया 200। क्या हुआ, एम आर इज ग्रेटर देन एमसी, 200 ग्रेटर देन 80। जी हां, बिल्कुल सही है। एमसी इज इक्वल टू 80, बिल्कुल सही है। एम आर लेस देन एमसी नहीं, 200 लेस देन नहीं है 80 से, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ए एंड बी आंसर सही है। किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा मुझसे, मैं चैट पे देख रहा हूं। जब मेरा क्वेश्चन हो गया है तो उसके बाद मैं आंसर चैट पे देखता हूं। कोई दिक्कत यहां पे? वेरी गुड। मैं दोबारा बता रहा हूं, आंसर्स देने में कोई वो नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। आंसर्स आपके पास ऑलरेडी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। जो नए लोग जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप भूल गए तो आपको यूट्यूब बता देगा कि देखिए अमित सर लाइव हैं, आ जाइए। ठीक है। सो मैंने क्या किया यहां पे, अच्छा जिनके पास मैथ नहीं है, 12वीं क्लास में बहुत सारे बच्चों के पास मैथ नहीं होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो, और दिक्कत आती है सर डिफरेंशिएशन, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन, ये क्या मतलब है? बिना डिफरेंशिएशन के भी तो क्वेश्चन हो सकता है। सो दोस्तों, बिना डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नहीं होता। भलाई इसमें ही है कि दोस्ती कर लीजिए डिफरेंशिएशन से। और मैं बताऊं सही तरीके से, 95% केस में एक ही फॉर्मूला है जो बार बार आपका दिमाग खाएगा। वो फॉर्मूला है x रेज टू द पावर n। इसको अगर आप समझ लें कि ये क्या किया जा रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन है, पहले जो सर पे बैठा है उसको नीचे उतारो, ये है, और n-1। अब आप दुनिया जहान के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 95% केसेस में यही फॉर्मूला यूज होता है, और ये मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी अपने मैथ्स के दोस्त से पूछ लीजिएगा। सो जैसे मैंने यहां पे किया टीआर का मतलब मैंने डिफरेंशिएट किया टीआर को विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो क्या किया देखो, तो 14 क्यू के ऊपर क्या है, 1, राइट। तो इस 1 को मैंने नीचे बिठाया, 14 इंटू 1 क्यू, 1 माइनस 1, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन है। ठीक है, माइनस 6 इंटू 2 क्यू, 2 माइनस 1। अब ये आया 1400 इंटू 1 क्यू रेज टू द पावर 0 माइनस 12 क्यू रेज टू द पावर 1। क्यू रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। कोई भी रेज टू द पावर 0 हो, चाहे अमित रेज टू द पावर 0, 1। सो 1400 माइनस 12 क्यू, ये मैंने किया है। ये चीज, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का 95% हम यही यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारा। ओके, नहीं, ये क्वेश्चन अलग है। देखिए, टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये Q3 नहीं है, यही मैं कह रहा था कि देखो फॉर्मेट में कितना दिक्कत आ जाता है यहां पे। जो Q3 है माइनस 10Q स्क्वायर, 10Q स्क्वायर, यहां पे आप हिंदी वाला देख सकते हैं। सो क्या बोला है, क्यू क्यूब माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 60Q। ये क्या दे रखा है, टीसी दे रखा है। हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, न्यूनतम औसत लागत क्या होगी। सो मिनिमम एसी निकालना है। तो एसी निकालने के लिए पहले हमें, मिनिमम एसी के लिए हमें पहले एसी निकालना पड़ेगा। सो टीसी की वैल्यू ये दे रखी है, तो टीसी अपॉन क्यू, यानी कि Q3 अपॉन क्यू माइनस 10Q स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 60Q अपॉन क्यू, ये आ गया आपका क्यू, एसी आ गया ये। सो एसी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60। अब मिनिमम निकालना है, तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है, पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1,
जो भी दे रखा है उसको वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो यहां पे हम क्या करेंगे, डी ए सी अपॉन डी क्यू। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो दोबारा वही फॉर्मूला आया बार बार घूम के। सो ये आ गया 2q, सर में जो था उसको नीचे उतारा, 2 - 1 - 10 q, खत्म हो गया q, और इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 इक्वल टू 0। सो 2q - 10 इज इक्वल टू 0, 2q इज इक्वल टू 10 एंड q इज इक्वल टू 5। तो q की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट, ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। व्हाट विल बी द मिनिमम एसी, अब एसी मिनिमम कितना है, तो मिनिमम एसी को एक बार आप चेक कर लीजिए क्या ये मिनिमम है या नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेट किया, इसी चीज को मैंने डबल डेरिवेटिव किया और यहां पे आ गया मेरे पास 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 सेकेंड ऑर्डर आ जाए तो ये है आपका मिनिमम, और अगर ग्रेटर देन 0 ना आए, लेस देन आए, अगर ये लेस देन आए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारा एसी तो मिनिमम है। अब क्यू की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, क्योंकि आपको मिनिमम एसी की वैल्यू चाहिए। सो डालिए जरा इसको। सो एसी क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 60, 5 आप डालिए क्यू की जगह पे। सो 5 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 60, 25 माइनस 50 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 25 माइनस प्लस 10 35। सो आंसर आ गया ये। हाँ जी, वेट करूंगा, किसी के डाउट अगर है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? मैं क्वेश्चन जब कर रहा हूं तब मैं आपका कमेंट नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करने के बाद आपके चैट देखता हूं तो अगर आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। फाइन, चले आगे। बहुत ही बढ़िया। नंदनी सेज क्लियर सर, नो डाउट, एनडी सुपर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, मैंने यहां पे जगह रखी थी छोड़ के कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन टाइम लग जाएगा। अब हो गया ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन। अब लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन में सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, दो चीज मैं आपको बताता हूं। वैलिड का मतलब है बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्म जो है, देखिए जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो बेसिक ढांचा होता है। अगर मैं इंसान के बेसिक ढांचे की बात करूं तो ये ऐसा होता है, ऊपर सर होगा, यहां पे 2 हाथ होंगे और यहां पे 2 पैर होंगे, राइट, और कान, आंख, ऐसे सर पे बाल, जरूरी नहीं है कि सबके सर पे बाल हो, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है। तो जनरल फॉर्म एलपीपी का क्या होता है, जनरल फॉर्म हमेशा मिनिमाइज होता है, ये बात याद रखिएगा। कभी भी एलपीपी में कभी भी मैक्सिमम नहीं होता है, जनरल फॉर्म हमेशा एलपीपी का मिनिमाइज होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें लीनियर वर्ड का मतलब क्या है, डिग्री इज 1। तो आज दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने आपको एक बार और बता दिया, डिग्री इज 1। तो यहां पे देखिए 5x, ये शायद किसी दूसरे क्वेश्चन का आ गया है, 5x² y, तो डिग्री इसमें 2 है। 3x प्लस 2y प्लस 8xy, 8xy, काजल जी आपको अभी मैंने इसका आंसर दिया था, 8xy ये नहीं होगा, यहां पे स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो 2x² प्लस 3y² नहीं है, तो ये है इसका आंसर, बिकॉज इसमें लीनियर 1 1 है, मिनिमाइज z भी है। सो लीनियर यानी कि दोनों वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो नई चीज समझ में आई यहां पे कि एलपीपी का जो मेजर जनरल फॉर्म होता है वो मिनिमाइज होता है, वो कभी भी मैक्सिमाइज नहीं होगा, एक बात याद रखिएगा। दूसरी बात कि उसके जो कांस्टेंट है, जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसका लीनियर पावर डिग्री 1 होगा। जैसे अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि सर ये एक्स वाई अगर होगा तो क्या होगा, एक्स वाई वाला हम नहीं लेंगे, बिकॉज ये जो है पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया। ये किसका आंसर आ गया, लगता है कि कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? हाँ, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है क्वेश्चंस के साथ। एनीवे, चलो ये तो हो गया। ओके, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। शायद इसका इंग्लिश वर्जन मेरे पास नहीं है, अभी यहां पे मिस हो गया कहीं पे।
ये क्वेश्चन यहां पे था, इसको देखिए एक बार। दिए गए उत्पादन फलन, यानी कि ये दे रखा है Q इज इक्वल टू 10 L 0.8 K 0.2। इसका बाय डिफॉल्ट हिंदी कहीं इसका इंग्लिश वर्जन नहीं मिल रहा मुझे, शायद वो कुछ फाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये दे रखा है श्रम के सीमांत उत्पाद यानी कि MPL और पूंजी का सीमांत उत्पाद यानी कि MPK किसके द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें देखिए दोबारा आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ गया। MPL का मतलब क्या है, dQ/dL करिए। तो dQ/dL कितना होगा, इसको L के रेस्पेक्ट में करेंगे और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है तो K को कांस्टेंट मानेंगे। देखिए कैसे करता हूं मैं इसको। सो ये 10 आ गया, K रेज़ टू द पावर 0.2 कुछ चेंज नहीं करेंगे, L के साथ कर रहे हैं। तो जो सर पे बैठा है पहले उसको नीचे उतारो, 0.8 हो गया यहां पे। L 0.8 माइनस 1, तो ये कितना आया 10 इंटू 0.8 यानी कि 8। यहां पे आ गया K 0.2, L ये कितना होगा माइनस 0.2 यानी कि 8K 0.2 अपॉन L 0.2। ये माइनस में था, इसको नीचे लेके गया, डिवाइड में लेके गया, तो ये हो गया आपका ऐसे। सो ये आपका MPL आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम MPK निकालेंगे। MPK निकालेंगे, MPK क्या होता है dQ/dK। अब K के रिस्पेक्ट में करेंगे, L कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज लाइक दिस। तो ये हो गया 10 इंटू 0.2 K 0.2 माइनस 1 और L जो है वो ऊपर रहेगा 0.8। L में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा 2K माइनस 0.8 L 0.8 और ये आ जाएगा 2LK 0.8, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 8K बाय L 0.2। अब आंसर मैच कीजिए, तो इसमें से क्या सही है। MPL इज इक्वल टू ये, क्या ये सही है, MPL इज इक्वल टू K बाय L 0. ये बिल्कुल सही। ये देखिए हमारा MPL आया है। MPK क्या आया है 2L/K, ये भी सही है। MPL 8L/K, नहीं L/K नहीं आया, K/L आया, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। MPK K/L नहीं आया है, L/K आया है, तो ये दोनों ऑप्शन आ गया A एंड C सही है। कोई दिक्कत इसमें, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी इशू? हाँ, ओनली L के साथ करना है। नेट का एग्जाम हो सकता है अगस्त एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में। विकी जी, जी जी, ऑल क्लियर, किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो इसमें मैं दोबारा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये हम कर चुके हैं। ये देखिए, इफ नो इंडस्ट्री, यदि कोई उद्योग, नो इंडस्ट्रीज ड्रॉज इट्स ओन आउटपुट एज इनपुट, अगर कोई भी इंडस्ट्री अपने ही आउटपुट को इनपुट की तरह यूज नहीं करती है, देन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी। टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा होता है, और दूसरा होता है लियोनटिफ मैट्रिक्स, कौन सा होता है, किसको पता है? लियोनटिफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं और टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? चलिए देखूं जरा, ये तो बताया है मैंने। वेरी गुड सुरभि, यस यस। लियोनटिफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं और टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए तैयारी में सिर्फ क्वेश्चंस की नहीं कर रहा, मैं साथ साथ टॉपिक की भी कर रहा हूं, टॉपिक भी साथ साथ चल रहा है। लियोनटिफ मैट्रिक्स कौन सा होता है नीलम? 1 - A। टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स कौन सा होता है? ये क्या आपका लियोनटिफ मैट्रिक्स 1 - A, इज दैट सो? क्वेश्चन, यस, वेरी गुड। 1 - A जो है वो आपका लियोनटिफ मैट्रिक्स है और टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स जो है वो है A। अब यहां पे एक बात याद रखने वाली है कि Xij, इसका मतलब क्या है? X12 मान लीजिए। सो ये क्या है? ये है आउटपुट किसका, किस में यूज हो रहा है, किसका आउटपुट, किसका आउटपुट कौन यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये है आउटपुट और ये है एज इनपुट।
सो यहां पे कैसे पढ़ेंगे, पहले वाले सेक्टर का आउटपुट दूसरे वाले सेक्टर में एज इनपुट यूज हो रहा है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई सेक्टर अपना ही आउटपुट नहीं लेता तो इसका मतलब हम बात करें A11, A22, A33, A44, यानी कि ये सारे आइटम्स कोई भी क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर कोई इसको यूज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, कोई अपना यूज नहीं करेगा, अपना आउटपुट यूज नहीं करेगा एज इनपुट, तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर जीरो है। अच्छा बाय द वे एक चीज और, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? चलिए एक क्वेश्चन और पूछा, 1 minus A inverse is the inverse of a Leontief matrix. प्रेरणा, 1 minus A is a Leontief matrix का inverse. Leontief matrix is called as after deducting 1. Very good, very good. Easy to crack economics Das. Right. It is intermediate product. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। इट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। नो नो नो, बहुत अच्छा बोला है जिन्होंने ऊपर मिस्टर दास ने जो बोला है जी। सो क्या आया यहां पे, दीज आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कि जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते हैं, राइट। सो दीज प्रोडक्ट्स, दीज डायगोनल एलिमेंट्स, ये हम लोग जीडीपी की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर करते तो क्या होगा, डबल काउंटिंग, 2 बार काउंट कर लेंगे आप। देखिए अब कहां से हम कहां पहुंच रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, इंटरमीडिएट इनपुट। हाँ मजा आया, कैसा लगा जरूर बताइएगा सर, आप कहां से कहां लेके चले गए। हाँ डबल काउंटिंग, वेरी गुड अनु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लर्निंग कर्व इफेक्ट इज रिलेटेड टू अ फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लर्निंग कर्व जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के जैसा होता है, तो दिस इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लर्निंग कर्व क्या मतलब है इसमें, लर्निंग कर्व का मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, राइट, लर्निंग बाय डूइंग। अब यहां पे जैसे मैंने ये बनाया ये गलत है, एक बात याद रखिएगा, लर्निंग कर्व इफेक्ट इज नॉट लाइक दिस। इसके हिसाब से जो नया मॉडर्न थ्योरी है उसके हिसाब से लर्निंग कर्व इज लाइक दिस। ये क्या है, ये है आपका LAC। जो मॉडर्न थ्योरी कहती है कि LAC जो है दैट इज लाइक अ L शेप कर्व। मॉडर्न थ्योरी सेज इट इज अ L शेप कर्व, इट इज नो मोर U शेप कर्व। LAC इज नो U शेप कर्व अगर लर्निंग कर्व इफेक्ट की बात करते हैं, बिकॉज एज यू लर्न, एज जैसे से हम सीख रहे हैं, हम जैसे जैसे सीख रहे हैं हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, बिकॉज हम इनोवेशंस कर रहे हैं, हम नई चीज लेके आ रहे हैं। पर क्या कहते हैं, इकाई जो कॉस्ट है, पर इकाई लागत जो है वो कम आती है। तो लर्निंग कर्व इफेक्ट इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, बिल्कुल सही। अ स्वैप्ड एलोकेशन इज द वन दैट इज पैरेटो एफिशिएंट एज वेल एज इक्विटी एलोकेशन। अब देखिए ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, यहां पे थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा। स्वैप्ड जो है वो कौन सा वाला है इसमें, स्वैप्ड एलोकेशन। स्वैप्ड एलोकेशन मतलब जब एक दूसरा जो एक कंज्यूमर है, सुनिए एक सेकेंड, कंज्यूमर A कंज्यूमर B, ठीक है। अब ये क्या है, इसके पास X and Y समान है, मान लीजिए 2 और 4, और इसके पास X and Y है मान लीजिए 6 और 3, ऐसे करके कुछ, या मान लीजिए इसको हम करते हैं 3 या 6 या 3 ऐसे करके। तो स्वैप मतलब ये इसको दे देगा और ये पूरा ये ले लेगा। सो दिस इज स्वैप, दैट इज द पैरेटो एफिशिएंट एज वेल एज इक्विटेबल एलोकेशन। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आर राइट एंड विल गो विथ A। सो ये एक नई चीज याद रखिएगा, LAC कर्व में जो लर्निंग कर्व है दैट इज L शेप, इट इज नो मोर U शेप। अगर आप एनवलप कर्व की बात करेंगे तो LAC कर्व इज लाइक दिस। ये कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल कॉस्ट थ्योरी के हिसाब से LAC जो है वो U शेप है, नए के हिसाब से LAC इज दिस। एक चीज और बताता हूं, नेचुरल मोनोपोली जो है, राइट, जो नेचुरल एकाधार जो है फर्म, उनका भी LAC ऐसा होता है, L शेप होता है। तो L शेप किस किस में होता है, नेचुरल मोनोपोली प्लस यू हैव इट फॉर लर्निंग कर्व, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, उसके हिसाब से है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
फॉर अ गिवन इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व के लिए ये डायग्राम दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बियॉन्ड पॉइंट ए के बाद जाने के बाद। और ये मैंने क्या सिखाया था इसमें, जिससे जिससे मुंह मोड़ लिया, जिससे मुंह मोड़ लिया वो नॉर्मल नहीं, तुम तो नॉर्मल नहीं, याद है वो डायलॉग, जिससे मुंह मोड़ लिया वो इंफीरियर है, और जिसकी तरफ झुक गए, जिसकी तरफ जा रहे हैं, कर्व जिसकी तरफ जा रहा है, जिसकी तरफ कर्व जा रहा है वो है नॉर्मल कर्व, वो है नॉर्मल गुड। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अगर क्वेश्चन ए पॉइंट पे है तो ए पॉइंट के बाद आईसीसी कर्व जो है वो एक्स की तरफ झुक गया है, यानी कि वाई से मुंह मोड़ लिया है। सो यहां पे क्या हुआ, वाई से मुंह मोड़ लिया, तो मुंह मोड़ लिया मतलब क्या हुआ, वाई जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो इंफीरियर है, ठीक है। सो एक्स इज नॉर्मल, क्लियर। अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो जाए, बियॉन्ड की जगह मान लीजिए ए बिंदु के पश्चात से पहले अगर मैं ले लूं, ए बिंदु से पहले, तो ए बिंदु से पहले दोनों ही गुड की तरह वो बढ़ रहे हैं, तो दोनों ही नॉर्मल है। ए गुड से पहले ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ए गुड के बाद कर्व जो है वो एक्स की तरफ मुड़ गया, यानी कि एक्स नॉर्मल है, वाई इंफीरियर है। और अगर यही चीज ऐसे हो जाए तो यानी कि y की तरफ मुड़ गया, तो यानी कि y जो है वो नॉर्मल हो गया, x जो है वो इंफीरियर हो गया। ये डायलॉग याद रखिएगा, जिससे मुंह मोड़ लिया। आशा करता हूं सभी को पसंद आया होगा। ये कैसा लगा, हाउ इज इट, क्या बात है, पसंद नहीं आया, इज दैट सो? ये डायलॉग आपको हमेशा याद रहेगा। सर आपके ये ट्रिक अच्छे से मगअप हो जाते हैं, जी जी जी, तभी तो आपके लिए ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आता हूं। बहुत अननॉर्मल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, धमाकेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये है मैच द फॉलोइंग, क्या करना है देखते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विद द एक्सटर्नैलिटीज। सो जब प्राइवेट मार्केट डील विद द एक्सटर्नैलिटीज तो क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, तो ये सिंपल लाफर कर्व में चला गया। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी चला गया आपका गेम थ्योरी में। कंट्रोलिंग प्राइस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, तो इससे क्या होगा, आपका होगा डेड वेट लॉस। जब प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर में, जब भी आप मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ खेलते हैं, जब भी हम लोग मार्केट के साथ खेलते हैं, चाहे नीचे लगा देते हैं चाहे ऊपर कर देते हैं, इससे क्या होगा, डेड वेट लॉस हो जाएगा, राइट। सो डेड वेट लॉस ये हो गया, इफेक्टिवनेस हो जाएगा कोर्स थ्योरम। यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ टॉपिक भी रिवाइज कर रहे हैं, मेरा काम यही है यहां पे अभी, ठीक है। अब सबसे पहले एक बात समझते हैं, प्राइस सीलिंग जो है, इसका नाम है प्राइस सीलिंग, मतलब ऊपर, लेकिन ये होता है हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। क्या बोला, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होता है ये हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होगा। प्राइस फ्लोर, सुनने में फ्लोर है यानी कि फर्श, लेकिन ये होता है हमेशा प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर, ये हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम है, अगर मुझे प्राइस सीलिंग बनाना है तो मैं हरे कलर का यूज कर रहा हूं, प्राइस सीलिंग ये वाला, मतलब इससे ऊपर। और अगर हम प्राइस फ्लोर बनाते हैं तो ये हो जाएगा ऐसे, यानी कि इक्विलिब्रियम से ऊपर। अब आते हैं टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। यहां पे दो चीजें हैं, लाफर कर्व ये है, और लाफर कर्व ने बोला था कि 60% से ऊपर अगर आप टैक्स रेट्स को रखेंगे तो टैक्स रेवेन्यू घटना शुरू हो जाएंगे। यहीं पे कोलिन क्लार्क ने बोला था 25% पे अगर आप टैक्स रेवेन्यू को फिक्स करते हैं तो काफी है, और 25% का मतलब उतना ही आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट कोर्स थ्योरम के साथ, कोर्स थ्योरम भाई साहब ने बोला था कि एक टाइम के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पॉल्यूट कर रहा है और कौन उसको झेल रहा है, कौन सह रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में ओनरशिप सही तरीके से डिफाइन हो चुकी है।
तो कोर्स थ्योरम के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन के साथ साथ अगर आप सीआरएस में है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में है, तो आपको पैरेटो एफिशिएंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप परफेक्ट कंपटीशन के साथ सीआरएस भी है लेकिन एक्सटर्नलिटी साथ में है, तो आप पैरेटो एफिशिएंट में नहीं जा पाएंगे जब तक आप ओनरशिप राइट्स को प्योरली डिफाइन नहीं करते हैं। राइट, आशा करता हूं सबको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, यस, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो ये आंसर मैंने दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए क्या आ गया क्वेश्चन आपके सामने। ओ माय गॉड, इसमें तो सारा कुछ पूछ लिया। ऐसा क्वेश्चन कोई देता है क्या? चलिए, कोफिशिएंट ये आपको क्यों दे रखा है, कोऑपरेटिव प्रोडक्शन फंक्शन। कोफिशिएंट ए शोज मैनेजरियल एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है। इसको हम मैनेजरियल एफिशिएंसी भी कहते हैं, इसको हम एफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर a प्लस बी यानी कि कोफिशिएंट a प्लस बी अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या प्रोडक्शन एक्सिबिट्स इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल, बिल्कुल सही। तो a b बिल्कुल सही। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर L एंड K इज गिवन बाय दिस, ये अभी देखना पड़ेगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय दिस। तो अब हमें इसमें चेक करना पड़ेगा क्या क्या सही दे रखा है। तो इसका जरा मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूं। हाँ, चलिए अब निकालते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ L फॉर K। ये याद रखिएगा, यहां पे फंसने वाले केस है ये MRTS LK। इसका मतलब क्या है, L पहले फिर K। सो यानी कि हो गया MPL अपॉन MPK। इसका मतलब हो गया DQ अपॉन DL अपॉन DQ अपॉन DK। ठीक है, अब इसका मतलब है डेल्टा के बाय डेल्टा एल। पहली बार के आएगा जब डेल्टा ऊपर है, डेल्टा के साथ के आएगा जब हम डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल लिखेंगे। और इक्विलिब्रियम तो ये आगे डब्ल्यू अपॉन आर के बराबर हो ही जाएगा। तो अब हमें देखना है ये पूरा। सो एमपीएल निकालिए जरा, वही काम हम करेंगे। एमपीएल इज इक्वल टू टी क्यू डी क्यू बाई डी एल। सो ये आ जाएगा ए स्मॉल एल ए माइनस 1 के बी। वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया कि जिसमें आप में और नॉन मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के बीच में 95% का डिफरेंस आता है, वही है ये। ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा ए एल ए के बी अपॉन एल। ये क्या है, ये है क्यू। तो ये आ जाएगा ए क्यू एल। तो ये एक साइड में रख दीजिए। अब आपको चाहिए एम पी के। सो ये आएगा डी क्यू बाई डी के। कितना आएगा, इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा। तो ये आ जाएगा बी एल ए के बी माइनस 1। बी माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन के लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या आया, बी क्यू अपॉन के। ये आ गया आपका एम पी के। अब आपको क्या चाहिए, एमआरटीएस। एमआरटीएस की जगह पे आप क्या करिए, इसको एमपीएल को ऊपर बैठाइए, इसको ऊपर बैठाइए। सो ये आ जाएगा ए क्यू बाई एल अपॉन बी क्यू बाई के। अब इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा क्यू बाई एल और नीचे है, ये आ गया यहाँ पे बी के बाई क्यू, क्यू क्यू कैंसिल। तो हमारा आया ए के बाई एल बी। मैच कीजिए, नहीं आ रहा। ए के एल बी यहां पे आ रहा है, हमारा आ रहा है ए के एल बी, जो कि इससे डिफरेंट है। तो ये गलत हो गया, ये नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या है, बी क्यू के, बिल्कुल सही है ये देखो मेरा आ गया है। एम पी के तो पहले से निकला हुआ है। सो इसमें सी पॉइंट को छोड़ के ए बी डी सब सेम है, सब सही है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताना मुझे। अच्छा, कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को ये मेरा तरीका अच्छा लगा? कितने लोगों को क्लैरिटी आ चुकी है? प्लीज राइट 1 जिनको क्लैरिटी आ गई है कि सर हमें क्लैरिटी समझ में आ गया, पहले हमें समझ नहीं आ रहा था, अब आपको अब आ गया। प्लीज पुट 1 आई जस्ट वांट टू सी कितने लोग 1 है। स्वाद आ गया, अरे बाप रे। वेटिंग फॉर 1। Fantastic. How many of you have you got the clarity? Oh my God, we have the poll here. I think बाकी आप लोगों ने जरूर मेरी बहुत हेल्प की यहाँ पे कि समझाने में कि हाँ मुझे समझ में आया कि आप लोग यही चाहते हो। थैंक यू। चलिए
मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों को पहली बार में समझ नहीं आया, प्लीज एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा, बिकॉज मुझे आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर मैं रिपीट करता रहा तो फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन मार्केट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इसके लिए मैं आपको पहले एक थोड़ा सा, आप मुझे थोड़ा सा जगह दीजिए, पहले एक सेकेंड रुकिए। आज ना मैं इस चीज का संहार करने वाला हूं, रुको, आज मैं इस चीज का संहार करने वाला हूं। बहुत हुआ ये एडवर्स सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन, बहुत हो गया ये। चलिए जरा एक बार दोबारा देखते हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये वो इंफॉर्मेशन है, क्या किसी के पास जीरो और किसी के पास पूरी इंफॉर्मेशन? क्या किसी के पास पूरी इंफॉर्मेशन है और एक के पास कुछ भी नहीं है? क्या दोनों के पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है? नहीं, इसका मतलब है दोनों पार्टीज के पास कम कम इंफॉर्मेशन है। गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों के पास कम इंफॉर्मेशन है, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, ये है मतलब। बट 0 और 100 नहीं है, एक के पास ज्यादा है एक के पास कम है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से अब दो काम होते हैं हमारे, एक होता है मॉरल हैजार्ड और एक होता है एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन होता है जब एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे, एकदम उसी टाइम पे होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, या तो बायर को इंफॉर्मेशन नहीं है या तो सेलर को इंफॉर्मेशन नहीं है, और जिसकी वजह से वो गलती कर बैठते हैं। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या है? गलती से गलत सिलेक्शन कर लिया। एडवर्स का मतलब खराब, सिलेक्शन का मतलब चुनाव। तो गलत चुनाव हो गया, गलत सामान ले लिया या गलत सेलर के साथ इंटरेक्ट कर लिया, गलत बायर के साथ इंटरेक्ट कर लिया। मॉरल हैजार्ड हमेशा होता है आफ्टर द सेल, सेल के बाद बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। वो सुना है ना हमेशा कि जैसे कहते हैं कि पहले तो आप ऐसे थे नहीं, आप बहुत चेंज हो गए हैं, तो वो मॉरल हैजार्ड है। तो सारे के सारे दुनिया में जितने भी हस्बैंड्स हैं ना, सबके लगता है मॉरल हैजार्ड, मैं बता रहा हूं। सो पहले आप ऐसे थे नहीं, शादी से पहले बहुत अच्छे थे, शादी के बाद चेंज हो गए हैं, बिकॉज ड्राइवर जो है रिस्कियर हो गया है। लोग इंश्योरेंस लेने के बाद चेंज कर देते हैं बिहेवियर, तो ये हो गया आफ्टर द सेल। ठीक है, अब मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट देता हूं। मार्केट फेलियर जो है कब कब और किस किस वजह से होगा। पहला हो गया आपका एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, दूसरा हो गया आपका एडवर्स सिलेक्शन, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तीसरा हो गया मॉरल हैजार्ड, चौथा हो गया आपका जब ओनरशिप राइट्स पुअरली डिफाइंड हो। पांचवा हो गया इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटी। छठा हो गया इन टर्म्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन, जैसे कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इन सब केसेस में आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन है, तो यहां पे मार्केट फेलियर होगा। सातवां कंडीशन है जहां पे आपके पास इन्वायरमेंटल गुड्स हैं, जहां पे कॉमन गुड्स हो गया। आठवां केस हो गया पब्लिक गुड, यहां पे मार्केट फेलियर होगा। नौवां हो जाता है आपका मेरिट और डीमेरिट गुड, मेरिट गुड ही ले लीजिए आप पहले। 10वां हो गया आपका और क्या क्या भूल गया मैं, इनपरफेक्ट कंपटीशन, इन्वायरमेंटल गुड, पब्लिक गुड, मेरिट गुड, एक चीज और, रुको, एक्सटर्नैलिटी, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इन्वायरमेंटल गुड, पब्लिक गुड, पॉल्यूशन 11वां। मैं कुछ भूल रहा हूं तो थोड़ा सा याद दिलाइएगा मुझे प्लीज, अगर कुछ या आप लोगों को याद है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। लेमन मार्केट तो वो उसी का आफ्टर इफेक्ट है, लेमन मार्केट तो आफ्टर इफेक्ट है। मोनोपोली मैंने ले लिया इनपरफेक्ट कंपटीशन में। कुछ और याद आ रहा है? यस, थैंक यू। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, और okay, Soumya is asking me, sir, what is the difference between incomplete info and asymmetric info?
Incomplete information is basically when you are having incomplete information in absolute sense. इन एब्सोल्यूट सेंस, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और एसिमेट्रिक में फर्क क्या है? इनकम्प्लीट मतलब मुझे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब दो लोगों को अगर मैं कंपेयर करता हूं, इसके पास ज्यादा उसके पास कम, या उसके पास ज्यादा इसके पास कम, वो हो जाएगा आपका एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अलग चीज हो जाती है, वहां पे एब्सोल्यूट में बात करते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैच कीजिए, सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी मैंने ले ली यहां पे। तो प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन द मार्केट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम? इट इज एडवर्स सिलेक्शन, एंड दूसरा हो जाता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम मतलब जैसे एक है सेवर और एक है इन्वेस्टर। तो सेवर जो है वो इन्वेस्टर को पैसा देता है कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम सेव कर दो, और सही जगह पे सेव करना। तो ही इज प्रिंसिपल, ही इज एजेंट। व्हाई ही इज एजेंट? बिकॉज ही इज कैरिंग आउट द वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसके एब्सेंस में उसका होके काम कर रहा है। तो यहां पे इन्वेस्टर के बारे में तो हमें पता नहीं है। अब ये गूगल रिव्यूज थोड़े ना है जो हम लोग पढ़ लेंगे कि हाँ भैया अमित सर कैसे पढ़ाते हैं देख लीजिए एक बार, है ना। तो ये रिव्यूज तो मिलेंगे नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए गलती से हम गलती कर देते हैं। तो वो क्या कहते हैं, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एंड एडवर्स सिलेक्शन। तो ये दोनों इसका आंसर्स हैं, ए एंड डी। सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और आशा करता हूं ये आपको लिस्ट पूरी अच्छी लगी है। कई बुक्स में, एक दो हिंदी बुक्स में मैंने देखा, मुझे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या पॉवर्टी अंडरस्टैंड गाइस, क्या पॉवर्टी मार्केट फेलियर करती है? मैंने कहा नहीं, पॉवर्टी नहीं करती है, लेकिन पॉवर्टी को रोकने की वजह से प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोट जो है वो पॉवर्टी को रोकती है। सो पॉवर्टी मार्केट फेलियर नहीं करती है, लेकिन पॉवर्टी को रोकने के लिए या कम करने के लिए प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोट जो भी लगाया जाए वो मार्केट फेलियर करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीट है। ओके, ये एक क्वेश्चन यूजीसी नेट के इस केस पे बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये आता था, कई स्टूडेंट को नहीं आता था, एक्सपेक्टेशन से बाहर था ये क्वेश्चन कि यार ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्या करना है इसमें। कितने लोगों को पता है ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है? ये प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं पिछले स्लाइड में लेके जाता हूं। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रो मिनिमा निकालना है और कॉलम मैक्सिमा निकालना है। सो रो मिनिमम मतलब इसका सबसे कम वाला कौन सा है? 2 2 4, तो इसको 2 लिख दीजिए। सो 2 2 4 में या तो ये 2 होगा या तो ये 2 होगा, ये 2, ठीक है। और इसमें से क्या है सबसे कम? वो है -5, लिखो इसको -5। और यहां से सबसे कम कौन सा है? -2। अब मैं कॉलम वाइज चल रहा हूं ऐसे। सो कॉलम वाइज में मैक्सिमम ढूंढेंगे। सो मैक्सिमम क्या है? 2 2 1 2, तो या तो ये 2 होगा या तो ये 2 होगा। सो यहां पे ना आप साथ साथ लिख लीजिए, A1 हो सकता है B1, या फिर A3 B1 हो सकता है, ठीक है। ये 2 का या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। यहां पे भी लिख लीजिए आप, तो या तो ये A1 B1 होगा या A1 B3 होगा, ठीक है। इसका क्या है? इसमें मैक्सिमम क्या है? 6, और इसका मैक्सिमम क्या है? 2। अब इस कॉलम मैक्सिमम में से मिनिमा ढूंढना है। तो ये क्या आ गया आपके पास? मैक्सिमा का मिनी ढूंढना है। सो बड़ों में से सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। और ये क्या आया? सबसे कम। सबसे कम में से सबसे बड़ा कितना है? तो दोबारा बता रहा हूं, ये मिनिमा निकला, मिनिमा का मैक्सिमिनी निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमिन। और ये जो मैक्सी आया इसका मिनिमम ढूंढना है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 2। और मैक्सिमिन, इन मिनिमम में से सबसे ज्यादा कौन सा है? 2। -5 तो माइनस में है, तो ये आ गया ये। अब अगर मिनी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमिन, अगर ये इक्वल टू हुआ तो ही हमारा वैल्यू ऑफ द गेम आएगा। जिस लेवल पे ये दोनों इक्वल होता है वो हमारा वैल्यू ऑफ द गेम होगा। सो मिनी मैक्स कितना है? 2, ये आ गया 2, ये आ गया वैल्यू ऑफ द गेम। सो वैल्यू ऑफ द गेम इज 2।
ठीक है जी। तो ये दो और ये दो। अब मैं लाल कलर का यूज कर रहा हूं इसका आंसर निकालने के लिए, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन में देखें तो सभी जगह पे आपके पास वैल्यू ऑफ द गेम 2, वैल्यू ऑफ द गेम 2, वैल्यू ऑफ द गेम 2, वैल्यू ऑफ द गेम 2। देखिए, खेल का मूल्य, खेल का मूल्य, खेल का मूल्य, खेल का मूल्य। अब हमें बेस्ट स्ट्रैटेजी देखनी है। सो बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन कौन सी होंगी देखिए, जो तभी मैंने इसको मार्क करके रखा है। तो ये जो 2 है, या तो ये होगा। अगर ये है तो क्या है, A1 B1 या A3 B1। अगर ये है तो ये क्या है, ये आता है A3 B3। और अगर ये वाला है तो ये है A1 B1, लिख चुके हैं, A1 B3, A1 B3, A1 B3। ओके, ये कहां से आया, A1 B3 है, अच्छा A1 B1 एंड A3 B1। ओके ठीक है, ये A1 B3 आ गया। एक सेकेंड, तो इन दोनों में से 2, ठीक है। तो ये आ गया आपके बेस्ट स्ट्रेटेजीज। ये देखिए, सो बेस्ट स्ट्रेटेजी आर A1 B1 और A1 B3, A1 B1, A1 B1 ये, और A1 B3 ये। इन दोनों में से कोई एक आएगा, या फिर हम यहां पे लिख सकते हैं A1 B1, A1 B3, और इट इज A1 B3, A3 B1, और इट कैन बी A3 A1 B1। तो ये चारों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए, ये सारे राइट होंगे। यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे दोनों है, और वर्ड है तो और 2 और आ सकते हैं यहां पे, वो भी आएंगे, तो चारों आ सकते हैं यहां पे। आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। 4 आएंगे, 2 प्योर स्ट्रेटेजी में आ जाएंगे यहां पे, ये वाले A1 B1, A1 B3। दूसरा कौन सा होगा, A3 B3, A3 B1 या A1 B3। ये चारों ऑप्शंस आपके बन सकते हैं यहां पे। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 3। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। A3 B3 नहीं, A3 B3 नहीं, A3 B3 नहीं। ओके हाँ, ये नहीं, सॉरी, ये नहीं, ये A3 B3 तो ये वाला है ना, A1 B3 आ रहा है, A1 B3, ठीक है, राइट, ये नहीं आएगा। सो इट कैन बी ईदर A1 B1, A3 B1 या A1 B3। तो ये 3 ऑप्शन आ सकते हैं आपके, तीनों ऑप्शंस। ठीक है प्रियंका जी, हाँ सही, मैंने वो एक्चुअली ऊपर से गलती कर दिया। A3 B3 नहीं होगा, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सबसे छोटे वाले को पकड़ा, जहां पे 2 आ रहा है उसको किया मैंने। वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के बाद आपको देखना है कि ये कंफ्यूजन क्यों आया, इसमें 2 ज्यादा आ रहा है, और कुछ नहीं है, बहुत सारे 2 है इसलिए कंफ्यूजन है। कोई डाउट इसमें? और सोनी, मनप्रीत, प्रियंका, कैसे नहीं कर सकते? अरे सिर्फ 3। जी प्रवीण जी, मैंने बता दिया आपको, A1 B1, A1 B3, A3 B1। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्केट फेलियर, देखिए अब बताओ क्या करूं इसका। पॉवर्टी नहीं होगा, एक्सटर्नलिटी होगा, मार्केट पावर होगा, प्राइवेट गुड नहीं होगा। सो सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैंने उस स्टूडेंट को बोला था कि देखो मेरे साथ, मैंने आपको बताया, आपको आंसर इसका ये बता दिया कि पॉवर्टी जो है वो मार्केट फेलियर नहीं करती है, लेकिन पॉवर्टी को हटाने के लिए जो प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर करते हैं वो करती है। तो यहां पे भी देखो, नेट में भी क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर जो है वो बी एंड सी इसका आंसर है। ये देखिए दोनों आंसर इसमें सेम है, बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चैम्बरलिन ने क्या दिया था? स्वीजी, स्टैगलबर्ग, फ्लेनर। ये फ्लेनर है, राइट, फ्लेनर। तो चैम्बरलिन विच वन? स्वीजी कौन सा, स्टैगलबर्ग कौन सा, फ्लेनर रिएक्शन कर्व्स कौन सा है? जल्दी बताइए आंसर। सारे क्वेश्चन मेरे नोट से हैं।
नहीं नहीं, प्राइवेट गुड कैसे होगा सुरभि? प्राइवेट गुड में तो मार्केट फेलियर होता ही नहीं है, मार्केट पास होता है उसमें, मार्केट अच्छा काम करता है उसमें, ठीक है। प्राइवेट गुड में तो मार्केट सबसे अच्छा काम करता है। चलो आज मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है लगता है, हाँ। जी जी, चलिए इसका आंसर दे देता हूं मैं। चैम्बरलिन चला गया आपका स्मॉल ग्रुप, सुइजी किंग डिमांड कर्व, स्टेगलबर्ग रिएक्शन कर्व और फ्लेनर प्राइस लीडरशिप मॉडल। सो ये क्वेश्चन भी अगेन नोट्स में ही है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। ये देखिए, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज गारंटीड वेयर कॉम्पिटिटिव फर्म्स एग्जिबिट द फॉलोइंग कंडीशन वेयर दिस इज मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को हम दूसरे नाम से कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जो वर्ड है ये सैमुअल्सन ने दिया था, ये देखिए ये है। अब यहां पे क्या है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है आपको। सोचिए इसमें से कौन सा होगा, एमआरपीटी। एमआरपीटी किस में आएगा, विच वन इज द आंसर? मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू कौन सा वाला, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। सिंपल, राइट? तो दिस इज द आंसर। क्यों? बिकॉज यहां पे एक लाइन होती है, ये लाइन से CIC मीट करेगा। ये क्या है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। ये क्या है, बजट लाइन किसका, PX अपॉन PY। ये क्या है, दिस इज, ये कौन सा कर्व है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट कर्व। कॉन्ट्रैक्ट कर्व, राइट? अगर ये सोशल वेलफेयर में लेते हैं, पैरेटो ऑप्टिमलिटी के साथ देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहला सकता है, नहीं तो ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस आर इक्वल, आर पैरेटो एफिशिएंट। तो ये वाला पॉइंट जो है यहां पे आएगा आपका MCX अपॉन MCY, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू MRPT, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। Compared to a certain point on contract curve, a point above contract curve is more efficient. किसी संकुचन वक्र के कतिप्रेय बिंदु के तुलना में संकुचन वक्र के ऊपर की बिंदु अधिक फलोत्पाद होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको पेपर को उल्टा नीचे करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वो A का और B यहां से देखते हैं, तो B के लिए हमें आंखें यहां लगानी पड़ेंगी, राइट? ये आंखें हैं और ये A के लिए आंखें हैं, तो ऐसा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व है जहां पे आपका IC सबका सेम आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर यहां पे अगर मैं हूं, इस पॉइंट पे A ऊपर है लेकिन B नीचे है, B का कर्व नीचे हो रहा है। सो कंपेयर टू अ सर्टेन पॉइंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ये जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पे देखते हैं, हम बोल रहे हैं कि यार ये तो एक से तो बहुत ऊंचा है, A के ओरिजिन से बहुत दूर है लेकिन B के ओरिजिन से करीब है, यानी कि B खराब हो रहा है। सो सारे के सारे पॉइंट जो है यही ऑप्टिमम है, इसके ऊपर और नीचे सब बेकार है, चाहे वो यहां पे हो, चाहे वो यहां पे हो, चाहे वो यहां पे हो, यहां पे हो, ये सारे सब ऑप्टिमम है, इनमें कोई भी वैल्यू नहीं। सबसे अच्छे वैल्यूज जो है वो यहीं पे मिलेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट कर्व में, बिकॉज ये पैरेटो एफिशिएंट है। तो ये हो गया गलत। द कॉन्ट्रैक्ट कर्व रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स इज सेम फॉर बोथ द इंडिविजुअल, राइट? सो इन दिस केस आई विल गो विद A is not true, R is correct. A is not true, R is correct. Efficient तब होगा जब दो IC और टेंजेंट टू ईच अदर होगा। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व में ही होता है, राइट? वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व में ही होता है, तो इसलिए ये आ गया यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A leftward shift in labor demand curve is caused by, ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो लेबर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, कौन सा वाला होगा? इंक्रीज इन वेज रेट, डिक्रीज इन वेज रेट, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, राइट? नाउ लेबर डिमांड कर्व, अगर आपको याद हो, लेबर डिमांड कर्व जो है दैट इज एक्चुअली इट इज VMPL। व्हाट इज VMPL? इट इज W into MPL, राइट? और MR
इज इनटू एमपीएल, यानी कि प्राइस इनटू एमपीएल, बिकॉज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन चाहे वो प्राइस हो, एआर हो, एमआर हो, सब सेम है। अब यहां पे ये बोला है शिफ्ट, यहां पे क्या लिया है, ये वेजेस लिया है। अब यहां पे बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर वेजेस ऊपर नीचे होते हैं तो वीएमपीएल में मूवमेंट होगा, शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वेजेस के ऊपर या कम होने से आपका यहां पे शिफ्ट नहीं होगा, मूवमेंट होगा। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, नीचे की तरफ जा रहा है यहां पे या यहां पे जा रहा है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ये होगा जब एमपीएल की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा जब इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगा। राइट, अंडरस्टूड? मुश्किल? राइट, जी 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 सुरभि, यू गॉट इट। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट, क्रॉस प्राइस। ये क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कितने लोगों को कंफ्यूजन अभी भी? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग द कंफ्यूजन स्टिल इन दिस क्वेश्चन? अभी भी कितने लोगों को कंफ्यूजन है इसमें? जस्ट पुट वन, लेट मी सी। वेरी क्लियर, ओके, नो कंफ्यूजन। अच्छा, नो डाउट, नॉट एट ऑल। रेनुमा सेज वन, ओके, आई कैन सी स्टिल मेनी पीपल आर हैविंग द कंफ्यूजन। चलिए करते हैं इसको, लेट्स डू दिस। स्टिल हु आर ज्वाइनिंग मी, प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज अब हमने मुहिम शुरू कर दी है और यूजीसी नेट के पेपर्स अब लगातार हर ऑल्टरनेट डेज पे चलते ही जाएंगे। तो आपका सिर्फ ये काम है, आपको हर मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे मेरे साथ जुड़ना है शाम को 5 बजे यूट्यूब पे। ठीक है, और मेरा कोई और ठिकाना नहीं है शाम के 5 बजे। और शनिवार रविवार को जैसे जैसे चीजें आएंगी, नई चीजें प्लान करूंगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स इज 0.8। ठीक है, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मेट्रो राइड्स एंड क्या है, और बस राइड्स, तो ये दे रखा है 0.8। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन मेट्रो राइड्स, राइट, अपॉन परसेंटेज चेंज इन द, ये है आपका क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, मैं इसको क्वांटिटी डिमांड ले रहा हूं, ऑफ द प्राइस ऑफ बस राइड्स। ठीक है, ये ऐसा होता है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। तो वही लिया मैंने यहाँ पे, कॉफी लिया है प्राइस का, और प्राइस का, कॉफी का प्राइस लिया है, क्वांटिटी का डिमांड ऑफ टी लिया है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 0.8 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज कितना दे रखा है, हमें नहीं पता, राइट। तो पुट इट परसेंटेज चेंज इन मेट्रो राइड्स, ऐसे ही लिख दीजिए, मेट्रो राइड्स क्वांटिटी डिमांड। और नीचे कितना है, परसेंटेज चेंज इन बस राइड्स, कितना दे रखा है, 5%। तो डालो इसको, तो 5% ये आ गया। अब इसको करो मल्टीप्लाई, ये कितना आया, 4, 0.8 total ridership is this, right? Okay, so this is 4%. So total change in metro rides is, quantity demand is 4%. Total कितना है ridership per day, 1.5। तो total ridership per day is 1.5 lakh। ठीक है, इसका 4% निकालिए। So 4% of 1.5 it is how much? तो 1.5 लाख है ना, इसको कर लीजिए, हाउ मच, 50,000। सो दिस इज हाउ मच, 6,000। सो 6,000 इज द चेंज, खत्म। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। एनी डाउट? हाउ इज इट? डू ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम। टेलीग्राम में आपके हर स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज डू सब्सक्राइब। हो गया? किसी को कोई डाउट? नेट एग्जाम कब तक होगा, कुछ आइडिया दीजिए। मैंने तो ये इस सेशन में 4 बार बोल चुका हूं, सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त के एंड में होने के पूरे चांसेस हैं। नीट का आ गया, रीट का आ गया, अब तो नेट का भाई साहब भी हमें बता देंगे, जरूर आएगा।
गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू लाइक इट। चले क्वेश्चन करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट दैट इंपैक्ट मनी सप्लाई। ये देखिए, याद रखिएगा इस चीज को, हाई पावर्ड मनी एंड मनी सप्लाई। ठीक है, तो एक है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी होता है वो अमाउंट जो कि सिग्नोरेज होता है, बेसिकली जो कि प्रिंटिंग ऑफ मनी, वो पैसा, करेंसी नोट जो आरबीआई ने छापा है, आरबीआई ने प्रिंट किया है, इसमें कमर्शियल बैंक्स का कोई भी एंगल नहीं है। मनी सप्लाई या स्टॉक ऑफ मनी, यानी कि मैं इसमें लिखता हूं स्टॉक ऑफ मनी, या बेसिकली लेट मी टेक इट मनी, मनी बेस या मनी, ये है क्रेडिट क्रिएटेड मनी, क्रेडिट क्रिएशन मनी। सो ये दोनों को मिला के हमारे पास होगा मनी सप्लाई। सो पूरा का पूरा सप्लाई जो है, स्टॉक ऑफ मनी जो है किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, वो होगा हाई पावर्ड मनी प्लस क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। सो जब तक नोट्स ही नहीं है तो कैसे करिएगे, उसके बिना तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हाई पावर्ड मनी इज अ सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मनी दैट इंपैक्ट मनी सप्लाई। बिल्कुल सही आंसर है इसका, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। तो भाई इससे हमें क्या समझ में आता है? एजर्शन मैंने देखा बिल्कुल सही, आर बिल्कुल सही, क्रेडिट जो है कमर्शियल बैंक से करेगी, कौन सा आरबीआई करेगी। सो क्रेडिट क्रिएशन इज डन, साख सृजन, राइट। अगर मैं सही हूं तो बताना मुझे, मैं हिंदी सीख रहा हूं। साख सृजन जो है वो कमर्शियल बैंक से करते हैं, लेकिन क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन करा जा रहा है कमर्शियल बैंक से, इसीलिए हाई पावर्ड मनी आरबीआई छापती है। ये कोई मतलब नहीं बना, ये कोई नैरेटिव नहीं बैठा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर रहा हूं, तो ये समझ नहीं आया मुझे। क्योंकि क्रेडिट जो है कमर्शियल बैंक्स करती है, तो हाई पावर्ड मनी जो है वो सभी के सभी, ये तो पूरा गलत हो गया। बोथ ए एंड आर आर राइट एंड आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, समझ में आया? आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पहले आपको पूरा पढ़ना है, एजर्शन पढ़ लीजिए, रीजन पढ़ लीजिए, और उसके बाद उल्टा करिए, उसको बिकॉज में लेके जाइए, आपको आंसर सामने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस से हम क्या समझते हैं भैया? ये तो केन्स ने हमें दिया था। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आंसर इज उपभोक्ता व्यवहार, खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। रिलेटिव एंड करंट इनकम बताते हैं ये। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल्स, क्या होता है कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग? जो हम पैसा अपने हाथ में रखते हैं, इसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है आपका लॉस ऑफ जो वैल्यू, रियल वैल्यू ड्यू टू डिफ्लेशन, राइट। इसको जो ये चला जाता है हाथ से, ये लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन। अब रियल वैल्यू जो है डिफ्लेशन की वजह से कैसे होगा, थोड़ा सोचो इसको जरा एक बार। डिफ्लेशन की वजह से जो है वो इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन की वजह से डिक्रीज होगा, तो ये गलत हो गया। फॉरगॉन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स, जी बिल्कुल सही, मैंने 100 रुपए अपने हाथ में रखे हैं और 100 रुपए बैंक में रखे हैं, तो मैंने इंटरेस्ट खो गया, बिल्कुल सही है ये। यूटिलिटी फॉरगॉन बाय नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, 100 रुपए पॉकेट में रख के मैं ये खरीद सकता हूं, मैं वो खरीद सकता हूं, मैं वैसा खरीद सकता हूं, और वही 100 रुपए लेके घर पे आ गए, तो मतलब कुछ नहीं खरीदा, तो यूटिलिटी भी फॉरगॉन कर गए। रिटर्न्स फॉरगॉन, बिल्कुल सही, रिटर्न्स भी मैंने छोड़ दिया, तो ये हो गया बी सी डी, ऑल ऑफ देम आर राइट, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? गवर्नमेंट मल्टीप्लायर यहाँ पे इट इज, मैंने इस मल्टीप्लायर पे आपको तकरीबन 15 मल्टीप्लायर या 12 मल्टीप्लायर के फॉर्मूले दिए हैं। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आपको इसको देखना है कि सर ये कैसे आया, तो बहुत सिंपल है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको। y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी का मतलब क्या है? सी बार प्लस स्मॉल सी वाई माइनस टी ए माइनस टी वाई प्लस आई प्लस जी। ये क्या है? ये है आपका लमसम टैक्स। ये क्या है? ये है प्रोपोर्शनेट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स लग गया। सो इसको अब खोला ब्रैकेट, सी बार प्लस स्मॉल सी वाई माइनस सी टी ए माइनस सी टी वाई ए प्लस आई प्लस जी। ये सब कांस्टेंट में है, तो जी नहीं है, तो ये आ गया आपका y माइनस स्मॉल सी वाई माइनस प्लस सी टी वाई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और यहां रह गया सी बार माइनस स्मॉल सी टी ए प्लस आई बार प्लस जी। y कॉमन एंटायरली 1 माइनस सी प्लस सी टी इज इक्वल टू, ये पूरा जो है आप इसको a बार प्लस जी मान लीजिए। y 1 माइनस सी, सी कॉमन 1 माइनस टी इज इक्वल टू a बार प्लस जी।
तो आ गया आपके पास डेल वाई इज इक्वल टू 1/1 - c 1 - t डेल g। ये आपका आ गया मल्टीप्लायर इफेक्ट। कैसा लगा? हाउ इज इट? एनी मोर कंफ्यूजन? क्या लगता है दोस्तों, ऐसा करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आर यू गोइंग टू गेन कॉन्फिडेंस? आर यू गेनिंग कॉन्फिडेंस? विल बी वेटिंग फॉर द रिएक्शंस। दारुण, चलिए, थैंक यू कांचन। कैसा लग रहा है बाकी लोगों को? झकास, अरे वाह, फैंटास्टिक, अच्छा, गजब। गजब वर्ड से मुझे गाना याद आ जाता है, गजब का है दिन देखो जरा, अरे वाह। चलिए, आशा करता हूं सभी को अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनल एक्सपेक्टेशन कब आया था? केंशियन इकोनॉमिक्स, मॉनेटरिज्म, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले क्लासिकल भाई साहब आएंगे हमारे 1700 से लेके 1929 तक। इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद हमारे केंशियन साहब आए थे, केन्स आ गए थे। फिर कौन आए थे? फिर मॉनेटरिज्म, फिर रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो आ गया आंसर आपके सामने डी। सो ये क्लासिकल, फिर केन्स, फिर मॉनेटरिज्म, फिर रैशनल एक्सपेक्टेशन। चलिए, ये तो सिंपल था। ISLM प्रोडक्ट जो है, एनालिसिस जो है, वो दोनों चीजें बताता है आपको। वो प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में बताएगा, वो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में बताएगा, कैपिटल नहीं बताएगा। कैपिटल मार्केट कौन सा होता है? जहां पे सेबी होता है, जहां पे प्राइमरी इशू, सेकेंडरी इशू होता है। मनी मार्केट मतलब आरबीआई, आरबीआई इसका सरताज होता है। ठीक है, तो दोनों आंसर होंगे अब, प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट। ये क्वेश्चन एक और घूमने वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन करता है? अगर इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। आप इसको सोचेंगे ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है आपका एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इनकम कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, हमारे पास 4 प्रमुख सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड के 2 काम होते हैं, कंजम्पशन, सेविंग। कभी मत बोलना कि सर हम तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम मतलब हाउस होल्ड नहीं है। यहां पे अगर हम बात करें जो हाउस होल्ड मैक्रो का है, वो हम नहीं है। तो हाउस होल्ड का मतलब यहां पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ उपभोग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, एंड दे सेव। ये सेविंग करके बैंक में रखते हैं। बैंक वाले जो हैं वो फर्म को देते हैं। सारा का सारा इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है, एंटायर इन्वेस्टमेंट, एंटायर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है फर्म्स करती है। ना गवर्नमेंट करेगा, ना हाउस होल्ड करेगा, ना फॉरेन सेक्टर करेगा। गवर्नमेंट सिर्फ एक काम करती है, वो है एक्सपेंडिचर, और इस एक्सपेंडिचर को मैच करने की कोशिश करती है विद टैक्सेशन, दैट्स इट, वेलफेयर पर्पस के लिए। फॉरेन सेक्टर का एक काम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब आते हैं नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर साइड में आप जब इसको क्वेश्चन करते हैं तब सामने आता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 आंसर है, यहां पे 3 ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है, सो इसका इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो हाउस होल्ड अपने लिए करता है फॉर कंजम्पशन पर्पस, वो इन्वेस्टमेंट में काउंट होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा इसका आंसर। आप लोगों को इसका फॉर्मूला, अगर मुझे अभी एक्चुअली फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वी हैव एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसी में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ आपके पास 3 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आते हैं। तो वो है इसमें से एक। तो यहां पे बाइंग अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, इंप्यूटेड ये है आपका अपना इन्वेस्टमेंट। अगर आप नहीं खरीदते हो तो आप रेंट दोगे, तो रेंट भी जो है वो भी कैलकुलेट होगा। तो इसलिए बाइंग अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन ये इंक्लूड होगा। बाइंग ऑफ न्यू शेयर्स नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट जो है हाउस होल्ड नहीं करता है एज पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बाइंग अ न्यू कार बाय पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक्स, इट इज अ इंटरमीडिएट और इट इज अ कैपिटल गुड, कैपिटल गुड, राइट, जो कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। बाइंग अ न्यू कार, एक सेकेंड रुको, बाइंग अ न्यू कार बाय अ हाउस होल्ड, यहां पे मैंने थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया लगता है, एक सेकेंड, ये नहीं आएगा, ये आएगा। बाइंग अ न्यू कार बाय अ पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक्स, ये जो है ये इनके नेशनल इनकम में काउंट होगा, राइट, ये कैपिटल गुड है।
इंटरमीडिएट गुड होता तो नहीं काउंट करेंगे, तो ये आ गया। बाइंग अ न्यू कार फॉर अ हाउस होल्ड, दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट गुड, इट्स अ डेप्रिशिएटिंग गुड। और ये जो नया घर लिया है, नया कार लिया है, ये इट इज नॉट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, इट इज नॉट फॉर सेल्फ, अपने लिए नहीं लिया, नहीं लिखा क्वेश्चन में कि ये किस लिए है। तो कार इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इज नॉट एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ये डेप्रिशिएशन नहीं है, ये डेप्रिशिएशन है। तो इसमें ए एंड सी ये दोनों आएगा। बाइंग अ न्यू शेयर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। बाय अ न्यू कार, बाय अ हाउस होल्ड, ये अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कंजम्पशन के लिए है। ये वाला इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, गाड़ी की वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। आशा करता हूं कि समझ में आ गया सबको। क्यों नहीं होगी? न्यू शेयर, देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो हम नहीं करते हैं, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। इसको इस कटु सच को समझ लीजिए आप, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। आज की डेट में हम लोग जो करते हैं वो है कंजम्पशन एंड सेविंग। सो इकोनॉमिक्स के हिसाब से we do take it expenditure as investment, we take only that portion जो कि वो अपने लिए, अपने ऑक्यूपेशन के लिए कर रहा है, अपने कंजम्पशन के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कंजम्पशन में ही होगा ये, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स अ वन पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट में करते हैं। मैं अगर हो सके तो उस फॉर्मूले को लेके आऊंगा आपके सामने, मेरे उस नोट्स में 3 जगह पे लिखा हुआ है ये। एक है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक में वो मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, फॉर्मूला भूल गया उसका मैं, तो ये एक इसमें आता है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द डेटा गिवन बिलो, ये क्वेश्चन दे रखा है देखिए। और ये डेरिवेशन मैंने पीछे अभी किया है, इसको जस्ट करने के लिए इसको। तो यहां पे देखो क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। So what is C? It is 50 plus 0.8. This is YD. YD मतलब disposable income minus tax 0.20Y plus I, it is 100 plus G 30 Y. So it is 50 plus 0.8 into 0.8Y plus 130. तो ये आ गया 180 plus 0.64Y, Y 0.36Y, 180, Y is equal to 180 0036। कितना जाएगा? डिवाइड बाय 36, इट इज 500। आंसर इज 500, ठीक है। ओके गाइज, आई एम ऑल्सो नाउ आई एम YA। okay, Soumya, I will give you this answer in the next class. I'm actually forgetting that formula. आप लोगों को कंफ्यूजन है इसमें, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस गाइज, आई विल नाउ लाइक टू पुट ऑफ, इट इज ऑलरेडी नाउ आई एम फीलिंग द टायर्डनेस नाउ। फाइन, इसके अलावा आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। ज्यादा क्वेश्चंस अब थे नहीं, बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं वो मैं नेक्स्ट में लेता हूं, ठीक है। विल दैट बी फाइन? थैंक यू। ओके, बट ये बात याद रखिएगा, प्लीज डू। यस मीनाक्षी, मैंने आपको बोला है यूसेट जरूर होगा, जरूर होगा, यूसेट होगा, थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, जरूर होगा। 2 घंटे होने जा रहे हैं, हाँ, इसलिए यस। एंड डू शेयर दिस लिंक विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज गाइज ये देखिए, आप लोगों के साथ ही मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके। यस, 256 लाइक्स, यस दिव्या, ओह माय गॉड, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन गाइज, थैंक यू सो मच। क्लास होने के बाद क्वेश्चन इजी लग रहा है, सौरभ धन्यवाद। ओके, थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। यस प्रवीण, नेक्स्ट। अब देखिए, प्लीज डोंट आस्क मी एवरी टाइम ये सब चीजें, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो आप लोगों से लास्ट में बता देता हूं। August first week तक I have some commitment at my place. Please all of you, I request everyone, ठीक है। August first week तक मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, there is some medical emergency. All of you please understand this. So maximum first week से second week तक जा सकता है, because depending upon the situation. Hereafter Saturday and Sunday UPHAESE GIC का पेपर, GDC का पेपर मैं बता देता हूं जो मुझे करने हैं। उत्तराखंड सेट पेपर, छत्तीसगढ़ का दूसरा पेपर जो पार्ट 2 है इसका,
इसके अलावा आरपीएससी का पेपर, ये सारे मेरे दिमाग में हैं। तो आप प्लीज मुझसे कि बार बार मत पूछिए कि सर ये वाला करवा दीजिए, वो वाला करवा दीजिए, बिकॉज मैं हर स्टूडेंट्स के कमेंट में लिख रहा हूं इसको कि मैं जरूर करवाऊंगा। इसके अलावा जो और पेपर्स आ रहे हैं डेफिनेटली मेरी नजर में है, ये मैं जरूर करवाऊंगा। इसके अलावा केवीएस एक पेपर है जो मैं लेने वाला हूं। सो प्लीज प्लीज यू हैव दैट पेशेंस, डोंट से दैट अगेन एंड अगेन गाइस। मुझे बहुत बुरा लगता है, आप लोग मत बोलिए, मुझे पता है ये करना है, मैं अपने सीक्वेंस पे इसको बिठा चुका हूं, राइट, डोंट वरी। आपने बोला जरूर होगा, ठीक है, डेफिनेटली प्रदीप, डेफिनेटली बिल्कुल होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक मेरे इस वीडियो को जरूर भेजिए। थैंक यू, थैंक यू।